बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन, आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इसलिए कहते हैं कि इसमें हम यूरिन को फिर एक्सक्रीट करेंगे, इसमें यूरिन फॉर्मेशन होगी। किस तरह होगी है देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है। सब जो पहला प्रोसेस है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। सेकेंड वन जो है उसको हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेलेक्टिव का मतलब है कि जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको फिर बॉडी रीएब्जॉर्ब करती है और जिसकी ज़रूरत ना हो फिर उसको छोड़ देती है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है दोबारा जज़ब करना। और इसी तरह थर्ड वन जो है इसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। जो रेनल ट्यूब्यूल है वो किन चीज़ों को सिक्रीट करती है, यूरिन में ऐड करती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, रेनल कर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। जो रेनल कर्पसल का हिस्सा होता है उसमें फिर 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जो कप शेप आपको नज़र आता है उसको बोमन कैप्सूल कहते हैं, और जो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस का मतलब है दिस इज़ द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का एक ग्रुप होता है, ब्लड वेसल का एक ग्रुप होता है। जो आर्टरी एंटर होती है नेफ्रॉन में उसको एफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, और जो एग्जिट करती है, जो बाहर निकलती है, उसको इफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। यहाँ पे जो एफेरेंट आर्टेरियोल है उसकी डायमीटर ज़्यादा होती है और जो इफेरेंट आर्टेरियोल है उसकी डायमीटर जो है एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्टेरियोल उसकी हाफ होती है। तो मतलब यह है कि यहाँ से ज़्यादा ब्लड आती है और यहाँ कम निकलती है। तो ग्लोमेरुलस में प्रेशर पैदा होता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर, या फिर इसको एक दूसरा नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो यहाँ ग्लोमेरुलस में पैदा होता है। किसकी वजह से पैदा होता है? क्योंकि एफेरेंट आर्टेरियोल की जो डायमीटर है वो कम होती है इफेरेंट आर्टेरियोल की बनिस्बत एफेरेंट आर्टेरियोल की। तो फिर यहाँ पे प्रेशर पैदा होता है और उसी प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो बुमन कैप्सूल में चले जाते हैं। यहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। उस सुराख के ज़रिए जो है और स्मॉल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, विटामिन्स, वाटर, साल्ट्स, आयंस एंड सो ऑन, ये चीज़ें जो है ये फिर यहाँ पे स्टोर होती है। और बाकी जो लार्ज सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो जो है वो फिर ब्लड में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पड़ जाता है, उसी प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होती है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले the diameter of efferent arteriole are half as compared to afferent arteriole। तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में प्रेशर पैदा होता है और फिर उसी प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फिर फिल्ट्रेशन होती है, और उस फिल्ट्रेशन का अमल होता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है यहाँ पे होता है, उसमें ग्लूकोज होते हैं, वाटर होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बस हार्मोन्स भी होते हैं, साल्ट एंड सो ऑन, ये चीज़ें पैदा होती हैं उसमें होती हैं। अच्छा, so as a result the pressure in glomerulus is called a hydrostatic pressure। इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रेशर लार्ज मॉलिक्यूल्स आर रिमेन इन ब्लड। जो लार्ज मॉलिक्यूल है, मैंने पहले बताया, जो ब्लड से रेड ब्लड सेल होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड में ही रह जाते हैं, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्ट है, एमाइनो एसिड है एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो है ये बुमन कैप्सूल में चली जाती हैं और फिर बुमन कैप्सूल से जो है वो रेनल ट्यूब्यूल में चली जाती हैं। फिर वहाँ से जो है सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है, सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है? यहाँ पे जो है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो रेनल ट्यूब्यूल में आ जाता है, जिसको हम
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं इस पोर्शन में। फिर इस पोर्शन में क्या होता है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें री एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे ग्लूकोज है, बॉडी को ज़रूरत है, फिर वाटर है, उस बॉडी को ज़रूरत है, आयंस है, इसकी भी ज़रूरत होती है, विटामिन है, उसकी भी ज़रूरत होती है, आयंस है, HCO3 आयंस है, वो भी क्या होते हैं ब्लड में, जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ पे एक दूसरा अमल भी होता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं या फिर अमोनिया जो होते हैं वो भी इंटर होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। फिर यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो इस जो लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे पास होता है। यहाँ पे भी जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है ये परमिएबल है टू वाटर, परमिएबल है टू वाटर। 80% वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं। जो बाकी वाटर है इस तरह से जब चलते हैं तो ये यहाँ पे भी वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होती है, रिमूव होती है, निकल सकती है। और थोड़ी मिकदार में जो सल्यूट होती है, जो सोडियम जो NaCl होता है वो भी निकलती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट are reabsorbed in proximal convoluted tubule. Second, glucose, vitamins, amino acid, salt and 80% of water is reabsorbed. अच्छा, descending limb में क्या होता है, it permeable to water reabsorption, ये permeable होता है water reabsorption के लिए, जबकि low permeable होता है solutes के लिए, जो पानी में मतलब जो यूरिन में चीज़ें होती हैं solute होती है उसके लिए less परमिएबल होती है। अच्छा, जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है, जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है ये बिल्कुल इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। क्या होती है इम्परमिएबल का मतलब है कि यहाँ से प्योर वाटर नहीं निकल सकती, जबकि सॉल्यूट्स के लिए ये परमिएबल होती है। सॉल्यूट्स के लिए यहाँ पे NaCl जो है वो निकला होता है, तो इसका मतलब है एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल होती है सॉल्यूट्स के लिए, इम्परमिएबल टू H2O वाटर के लिए, जबकि परमिएबल टू सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, पोटेशियम एंड अदर आयंस के लिए परमिएबल है। अच्छा, ये पोर्शन है डिस्टल, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में क्या होता है, यहाँ पे NaCl, वाटर, HCO3 जो है वो रीएब्जॉर्ब होती है, निकलती है बॉडी से। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी ऐड होती हैं, फॉर एग्जांपल H आयन है, पोटेशियम आयन है। H आयन यहाँ पे क्यों ऐड होता है, इसलिए ऐड होता है कि ताकि ब्लड और यूरिन की जो एसिडिटी है उसको बैलेंस रखे, उसको क्या करे, बैलेंस रखे। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल NaCl, HCO3 एंड वाटर रीएब्जॉर्ब, ये चीज़ें तो रीएब्जॉर्ब होती हैं, जबकि ये ट्यूब्यूल जो है सिक्रेशन करते हैं। किन चीज़ों की सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू बैलेंस द pH। यहाँ पे लिखा है ये ऐड हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो यूरिन होते हैं, ब्लड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस होती है, और इसकी जो एसिडिटी होती है वो बैलेंस होती है। जो लास्ट पार्ट है, जो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन थी, थर्ड वन जो है उसको हम ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन एंड मेनी ड्रग्स इज सीक्रेटेड इन यूरिन, ये चीज़ें जो है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड मैनी अदर टॉक्सिन या ड्रग्स वगैरह जो है वो सीक्रेट होती है और फिर इसको यूरिन में ऐड करते हैं। जो लास्ट पार्ट है उसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब होती है, किसकी वजह से, एक हार्मोन होता है ADH हार्मोन्स होता है। अगर बॉडी में पानी की मकदार कम हो तो ADH हार्मोन, बॉडी जो है वो ADH हार्मोन को सिक्रीट करती है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो उसको क्या करें, रीएब्जॉर्ब करें और बॉडी में जो वाटर की मकदार है वो बरकरार रहे। तो दिस इज़ अ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। यूरिन फॉर्मेशन, नंबर 1 अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। अच्छा, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, यूरिन की जो नॉर्मल pH होती है वो तकरीबन 4.8 से लेकर 7.5 तक होती है। यूरिन की नॉर्मल pH होती है, जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, और अगर एसिडिक और बेसिक हो तो इससे जो वैल्यू है वो तब्दील होती है। थैंक यू।